अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। दोस्तों, हाईजैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलविस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का प्लेन हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करना और फिर एक बार फिर प्लेन हाईजैक करना, ये यकीनन ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल नज़र आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसको फ़लस्तीनी खातून लैला खालिद ने सरअंजाम दिया, जो 9 उम्री में ही आज़ादी फ़लस्तीन के जद्दोजहद का हिस्सा बन गई और फिर वो काम कर दिखाए जिनकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं। नाज़रीन, ये 29 अगस्त सन 1969 की बात है जब सफ़ेद लिबास में मलबूस और सन हैट पहने एक 25 साला खातून रोम के एयरपोर्ट पर परवाज़ नंबर TWA 840 की मुंतज़िर थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी और हॉलीवुड अदाकारा RD हेप की तरह नज़र आने वाली ये नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर एक पिस्तौल और दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं जानती। सलीम ईसावी दर हकीकत फ़लस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट के अहम रुकन थे। लैला और इसके साथी ईसावी ने दानिस्ता तौर पर फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि इन्हें त्यारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। त्यारे के अंदर लैला खालिद और सलीम ईसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफ़ी और ईसावी को बियर पेश की, लेकिन एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि इन्हें ठंड महसूस हो रही है और इनके पेट में भी दर्द हो रहा है, लिहाजा इन्हें एक इजाफी कंबल दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया तो लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे छुपा दिया ताकि बवक्ते ज़रूरत इन तक आसानी से पहुंचा जा सके। अपने एक इंटरव्यू में लैला खालिद बताती हैं कि जैसे ही तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए और इनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ पड़ी। इस दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो ज़ोर से चीखी और मेरी कमर में फंसी पिस्तौल फिसलकर त्यारे के फर्श पर जा गिरी। मैंने और ईसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान को त्यारे की ऊपरी साइड पर मौजूद इकॉनमी क्लास में चले जाएं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इस हाईजैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फ़िज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करने का किरदार दिया गया था। इब्तिदा में लैला ने पायलट से त्यारे को इसराइली लूत एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गुरियन एयरपोर्ट भी कहा जाता है। जैसे ही त्यारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज के 3 मेराज त्यारे परवाज़ करने लगे और जंगी त्यारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। इनका ख्याल था कि इसराइली फ़िज़ाइया इनके त्यारे को मार गिराएगी, लिहाजा लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया कि अब आप हमें फ़्लाइट TWA 840 के बजाय PFLP यानी फ्री अरब पैलेस्टीन के नाम से पुकारेंगे। त्यारे के पायलट ने पहले लैला की हिदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन लैला ने जब इसे अपना दस्ती बम दिखाया तो इन्होंने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। जब जहाज़ लूत एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों इसराइली फ़ौजी और टैंक हाईजैकर से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को त्यारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में इन्होंने पायलट से कहा कि मेरी जाए पैदाइश हैफा के ऊपर से ले जाएं। लैला खालिद ने अपनी आप बीती में लिखा कि जब मैंने फ़लस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में यह हौक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फूफियों और वहाँ मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने त्यारे के कॉकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और इसे उड़ा दिया, क्योंकि इनके बकौल फ़लस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो राग़िब करने का यह सबसे मौसर तरीका था। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आँखों और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि इनकी शक्ल और सूरत बदली जा सके और दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सकें। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लबनान से यूरोप का रुख किया और 4 सितंबर को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इन्होंने पैट्रिक आर्गिलियो से मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में इनके हमरा जाने वाले थे। लेकिन ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ अल्सर डैम गए थे। अल्सर डैम में ये दोनों इसराइली एयरलाइन की परवाज़ ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हाईजैकिंग की मनसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि इस परवाज़ की हाईजैकिंग के लिए 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि इस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं
और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और इनके साथी इकॉनमी क्लास में बैठे थे। लैला खालिद ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि आर्गिलियो को पता था कि इसे क्या करना है और मैं जानती थी कि मैंने क्या करना है, और हमारे पास अपने हथियार थे। मेरे पास 2 दस्ती बम थे, जबकि पैट्रिक के पास भी हैंड ग्रेनेड मौजूद था। मैंने बहुत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और मैंने इसी स्कर्ट के अंदर नक्शे छुपा रखे थे। मंसूबे के तहत जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले से इसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। लैला खालिद ने अपने खसूसी तौर पर तैयार करदा स्कर्ट से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि तैयारे में सवार गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसको देखते हुए पैट्रिक ने जवाबी फायर किए और इसी दौरान पैट्रिक को गोली भी लगी थी। लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया और लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे इनकी बहुत सी पसलियाँ टूट गईं। इसी दौरान होशियार पायलट ने तैयारे को नीचे की तरफ मोड़ दिया। इसकी वजह से लैला खालिद अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुसाफिरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इनकी सीट बेल्ट्स बंधी हुई थी। तैयारा नुमाया तौर पर नीचे आ गया, जिससे ये इम्कान भी ख़त्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो कैबिन में डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। लैला खालिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि आधे घंटे के बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड की पिन निकालने की कोशिश की। जो ही हम खड़े हुए और चीखे तो सिक्योरिटी अहलकार ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने ये देखा कि कोई हमें कॉकपिट की मैजिक आई से देख रहा है। मैंने इनको मुतनब्बे किया कि मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तब तक कॉकपिट का दरवाज़ा ना खोला गया तो मैं जहाज़ को उड़ा दूंगी, लेकिन मैं तैयारा उड़ाना नहीं चाहती थी। इसने दरवाज़ा नहीं खोला और कुछ लम्हे बाद किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और बदकिस्मती से हम इस मिशन में नाकाम हो गए। लेकिन हमारी इन कोशिशों ने फ़लस्तीन की आवाज़ को बहुत बुलंद कर दिया था। दोस्तों, इस तैयारे को बरतानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि लैला को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 28 दिन तक कैद में रहीं, जिसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म एडविन हेड ने फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट के 7 कैदियों का तबादला करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। लैला खालिद की कहानी कई दिहाइयों के बाद एक बार फिर बरतानवी मीडिया में गर्दिश कर रही है। इसकी वजह यह बनी कि किसी ने बरतानवी लेबर पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जर्मी कॉर्बन की एक तस्वीर ढूंढ निकाली है, जिसमें वो लैला खालिद के साथ एक रैली में नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये 2002 की बात है, जब लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में निकाली गई एक रैली में जर्मन कॉर्बन ने खिताब किया था और इसी रैली में लैला खालिद को भी खिताब के लिए मदऊ किया गया था। अपने खिताब के दौरान लैला खालिद ने इसराइल पर फ़लस्तीन का झंडा लहराने के अज़म का इजहार किया, जबकि जर्मी कॉर्बन ने भी फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम के जवाब में इसराइली मसनूआत के बाइकाट की अपील की थी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।